नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है। इस वीडियो में दोस्तों साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में है बल की दिशा क्षेत्र के लंबवत होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। और ऑप्शन सी है बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी। और ऑप्शन डी में है कोई बल नहीं लगेगा। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर, ठीक है, उसकी दिशा के समांतर कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, कोई बल नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी की, देखिए जो डैम वगैरह बना होता है, बांध की जो नदी में जो भी बांध बनाया जाता है, तो उसकी दीवार नीचे से मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? तो इसलिए मोटा होता है क्योंकि नीचे में जो जल का दाब है वो अधिक होता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, तली में जल का दाब अधिक होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है, कब शून्य होगा? ऑप्शन है ए में दिया गया इसके गलनांक पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी है इसके क्वथनांक पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इसके क्वथनांक पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होगा किसी भी द्रव का, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आईटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह उस स्थान के गुरुत्वमान पे निर्भर करता है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उस स्थान के जी यानी कि गुरुत्व पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल, ठीक है दोस्तों। यह आपका आईटीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, यानी कि घरों में जो भी करंट आते हैं वो कौन सा करंट होते हैं? धारा या दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दोनों? तो दोस्तों, घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है वो एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। तो पूर्ण परावर्तन तो आपको पता हो गया कब होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उस समय जो क्रांति कोण से है वो कम कोण पर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, क्रांति कोण से कम कोण पर जो है पूर्ण परावर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सब क्वेश्चन आईटीआई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। ऑप्शन पढ़िए। ए में है माध्यम के प्रत्यवस्था पर, ऑप्शन बी है माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन सी है माध्यम के प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पर, ऑप्शन डी है तरंग की आवृत्ति पर। तो दोस्तों, यांत्रिक तरंग जो है इसकी चाल आपका माध्यम के प्रत्यवस्था और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है किस पर? तो दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रभाव है वो उसके तापांतर पर निर्भर करता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, उसके तापांतर पर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा गया कि रेल की पटरी के बीच उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि
तो दोस्तों इसलिए रेल की पटरी के बीच जो उत्तरोत्तर खंड होते हैं उसके बीच जगह इसलिए छोड़ी जाती है जिससे गर्मियों के दिनों में जो है वो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके। ठीक है, गर्मियों के दिनों के में पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके, इसलिए उत्तरोत्तर खंडों के बीच जो है वो जगह छोड़ी जाती है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हिट से यह क्वेश्चन पूछा है और यह पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पानी का घनत्व अधिक होता है यदि उसका ताप कितना डिग्री होगा, तो पानी का घनत्व अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिक होता है। देखिए दोस्तों, कोई झील वगैरह हम जब देखते हैं, ये ठंडा के दिन जो दिन होता है उसमें ऊपरी सतह जमा हुआ रहता है झील का, ठीक ना। तो नीचे की जो सतह होता है उसका टेम्परेचर ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, और नीचे आपका जमा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि पानी का घनत्व अधिक कितना डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि सुहागा का रासायनिक नाम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, दोनों याद रखिएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेक्स होता है। ठीक है, सुहागा का इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो देखिए Na2B4O5 और OH का होल 4.8H2O, यह हो गया सोडियम टेट्राबोरेक्स सुहागा का रासायनिक नाम और उसका सूत्र हो गया। इसका रासायनिक नहीं IUPAC नाम पूछेगा तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होगा ये सुहागा का IUPAC नाम। ठीक है, तो सुहागा से संबंधित 3 शब्द हम आपको क्वेश्चन बताए हैं, तो आप उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि निम्न में से नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यहाँ पर है होगा। ठीक है, कौन इसमें से है जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि नवीकरणीय जो स्रोत है वो क्या है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत वो ये सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषित कारण जो है नहीं, यानी कि जिससे यूज करने से प्रदूषण नहीं होता है, वो सब जितने भी ऊर्जा हैं वो सभी नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ये भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल विद्युत हो गया, ये भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद हो गया आपका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, जैव ईंधन, ये सब जितने भी है ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन यूरेनियम जो है यह नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। तो आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया होगा। तो दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों से। ठीक है, तो डिफिनेशन याद रखिएगा, ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो सही है उसे आप सही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जा सकती, क्यों। तो देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि जो है प्रयोग नहीं की जाती है, इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन विधि में, इसलिए प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में मिलाते हैं। देखिए जो भी डेयरी वगैरह जो मिलता है, पैकेट वाला जो दूध होता है वो देखिएगा तो बहुत दिन से वो रखा हुआ रहता है, बहुत समय तक उसे रखिएगा तो वो फटेगा नहीं। तो उसमें आपका क्या मिला हुआ रहता है जिससे दूध फटता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, यानी हम दूध में बेकिंग सोडा मिला देंगे तो वो काफ़ी देर तक दूध फटेगा नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें से कौन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना, हाइड्रोजन का जलना और बल्ब का जलना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ बल्ब की जगह मोमबत्ती देता है तो यह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, मोमबत्ती का जलना, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है, क्या होता है। तो दोस्तों एसिटिलीन के बहुलीकरण पर बेंजीन प्राप्त होता है जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। यानी इसका सही आंसर
ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट एवं सल्फेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फास्फेट एवं सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट और सल्फेट। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है। तो देखिए दोस्तों क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो है वो रंगीन जो फूल है, कलर जो फूल है उसे रंगहीन कर देती है ऑक्सीकरण से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा ऑक्सीकरण से। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा नगर निगम में जो टंकी वगैरह बना होता है, जो आपका सप्लाई वाटर हर एक घर में दिया जा रहा है अभी फिलहाल, तो उस जल को शुद्ध करने के लिए उसमें कीटाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल। ठीक है, इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में। तो देखिए आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में जो है वो पॉजिटिव विद्युत प्रकृति घटती है, यानी कि घन विद्युत प्रकृति घटती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, इसमें होता है। तो फ्रिज में जो थर्मोस्टेट का जो प्रयोग किया जाता है वह तापमान के नियंत्रण में जो किया जाता है उसमें होता है, यानी इसमें क्या होता है? तो उसमें एक द्विधातुक पट्टी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा एक द्विधातुक पट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 IITI में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा अल्प गलनांक यानी कि तुरंत गले और प्रतिरोध हाई यानी कि उच्च प्रतिरोध। ठीक है, फ्यूज तार जो है वो तुरंत गले, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत फ्यूज का तार गले और प्रतिरोध क्या तो हाई यानी कि उच्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। तो नक्षत्र जो है वो आकाश में तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं, तो उसकी रंग जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है? तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है नक्षत्र का रंग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा पृष्ठीय ताप पर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होती है, जिससे देखिए लंटिन वगैरह आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें देखिएगा जो चिमनी है उसके नीचे एक छिद्र होती है, तो वह छिद्र किस लिए होता है? तो उस छिद्र इसलिए उसमें छोड़ा जाता है जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा ऑक्सीजन का सप्लाई। लालटेन जो भी है उसमें देखिएगा तो एक छिद्र टाइप के रहेगा जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो Pb+Sn यानी कि टीन प्लस लेड का, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन इसमें से दिया गया है। ऑप्शन है दोनों में लोहा है, दोनों में मैग्नीशियम है, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा है। तो इसका सही आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ये सब क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि उपस्थित, यहाँ देखिए उपस्थित प नहीं रहेगा। ठीक है, उपस्थित जो तथा हड्डियों के निर्माण में जो संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, देखिए हड्डियों के निर्माण में जो तत्व आवश्यक होता है वो कौन सा तत्व है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी होगा कैल्शियम। ठीक है, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम तत्व जो है वो आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है, हीट के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला जो है मुख्य रूप से उपयुक्त होता है। देखिए जो कोयला से विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन किया जाता है तो उसमें कौन सा कोयला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बिटुमन यहाँ पर, और ऑप्शन बी हो गया लिग्नाइट, और ऑप्शन सी है एंथ्रासाइड, ऑप्शन डी है पीट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग में ये दोनों में मिस्टेक हो गया। ठीक है, बिटुमिनस लिग्नाइट में तो उस समय जो कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है तो एंथ्रासाइड कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह जो है दोस्तों कोयला का उच्चतम कोटि का कोयला है। एंथ्रासाइड जो है यह उच्च कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन जो है वो 90 से 90.8% रहता है। ठीक है, एंथ्रासाइड कोयला में सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइड कोयला और सबसे महंगा कोयला भी एंथ्रासाइड ही कोयला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और देखिएगा जो सोनार वगैरह जो रखने रहता है कोयला, जिससे मैंने कि सोना चांदी को गलाने में जब काम आता है तो भी आपका एंथ्रासाइड ही कोयला का उपयोग किया जाता है। इस कोयला को जलाने से जो है धुआं बहुत कम उठता है। ठीक है, नहीं की मात्रा में उठता है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो 92 से 98% रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो सौर विकिरण का वह भाग जो है जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है वह भाग जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो घवलता कहलाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा घवलता। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।